नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने अपने जितने भी सिद्धांत दिए हैं जिसके माध्यम से वो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज या राज्य की स्थापना करना चाहता है, उन विचारों को समझने से पहले हमें एक बात महत्वपूर्ण रूप से समझनी होगी। वो है कार्ल मार्क्स का विचारधारा के संबंध में क्या मत है, यानी विचारधारा को लेकर कार्ल मार्क्स क्या सोचते हैं। क्योंकि यदि हम कार्ल मार्क्स का विचारधारा के ऊपर अगर मत को समझते हैं तो निश्चित रूप से हमें कार्ल मार्क्स के जितने भी जो सिद्धांत हैं, जिनमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या का हो, चाहे वर्ग संघर्ष का हो, चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का हो, चाहे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात हो, उन सबको समझने में और कार्ल मार्क्स कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, उसके बारे में हमें काफ़ी इससे मदद मिलेगी। देखिए, कार्ल मार्क्स जो है विचारधारा के संदर्भ में, देखिए सामान्य रूप से अगर हम विचारधारा को हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो हम ये मानते हैं कि विचारधारा जो है विचारों का एक समुच्चय होता है और जिसका एक कोई विशेष पर्टिकुलर लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए उसमें एक हाइपोथेसिस होती है जिसके माध्यम से वो एक पर्टिकुलर एक लक्ष्य की तरफ इंडिकेट करती है। जहाँ तक विचारधारा पर मार्क्स के विचारों की बात है तो मार्क्स ये कहते हैं कि विचारों का समुच्चय जो प्रभुत्वशाली जो वर्ग होता है, जिसके हाथ में राज्य की बागडोर होती है, जिसको वो हैव्स क्लास कहता है, या जो वास्तव में पूंजीपति राज्य होता है, वो जो प्रभुत्वशाली वर्ग है विचारधारा को अपनी व्यवस्था को या शासन को वैधता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी उसकी जो व्यवस्था है उसको सही साबित करना, यानी जो हैव्स क्लास है, पूंजीपति वर्ग है, उसको अपनी व्यवस्था को वैध डिक्लेयर करने के लिए या सिद्ध करने के लिए वो विचारधारा का मुखौटा पहनता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। और इस मुखौटे के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से वो अपने संपूर्ण व्यवस्था को वैध व्यवस्था बना देता है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि विचारधारा के माध्यम से ही सारा समाज जो पूंजीपति वर्ग या जो हैव्स क्लास चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार उस सारी व्यवस्था को मानने लग जाते हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स एक शब्द का इस्तेमाल करता है, मिथ्या चेतना, फैल्स कॉन्शियसनेस। यानी देखिए कि इतिहास में के प्रत्येक दौर में धनवान वर्ग सत्तारूढ़ होता है और वह अपने कानून, धर्म, नैतिकता या शिक्षा इत्यादि के माध्यम से वो ऐसे विचारों की स्थापना करता है जो सर्वसाधारण या आम व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है और उसी को सच मानने लगता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो सच है, जिसको आम जनता सच मानती है और जो वास्तव में हैव्स क्लास या पूंजीपति वर्ग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक महज एक साधन होता है, तो वो जो सच मानते हैं ना, वो जो सच है वो वास्तव में मिथ्या चेतना है, फैल्स कॉन्शियसनेस है, वास्तव में ये झूठ है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए कार्ल मार्क्स के अनुसार जो शासक वर्ग है वो विचारधारा की सहायता लेते हैं। तो देखिए, राज्य के संदर्भ में विचारधारा जो है कैसे एक शासक वर्ग जो है उसका इस्तेमाल करता है। देखिए, मार्क्स ये कहते हैं कि विचारधारा जो है हमेशा वर्गों में विभाजन करता है। यानी विचारधारा के माध्यम से पूंजीपति वर्ग अलग हो जाता है या शासक वर्ग अलग हो जाता है, या जिनके पास संसाधनों के ऊपर जिनका अधिकार है वो वर्ग अलग हो जाता है और बाकी मजदूर, किसान और जो सर्वहारा वर्ग है वो बिल्कुल
अलग हो जाता है, यानी विचारधारा के माध्यम से वर्ग विभाजन होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब कार्ल मार्क्स यहाँ जिस राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जिस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए मार्क्स ये कहते हैं कि कामगार या जो सर्वहारा वर्ग है उसमें जब क्लास कॉन्शियसनेस, जब उनमें वर्ग चेतना आती है तो उस वर्ग चेतना के माध्यम से वो उस मिथ्या चेतना को महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो संघर्ष है वो संघर्ष उस जनमानस में स्थापित किए गए उस मिथ्या चेतना को दूर करना है, यानी जो व्यक्ति, जो आम जनता जो कन्फ्यूज़न में है, जो जिसको वो सच मान रही है, उस सच को वो वास्तव में मिथ्या चेतना है, और उसके पीछे के सच को जानने के लिए कार्ल मार्क्स यहाँ वर्ग चेतना की बात करते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। और इस कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग सत्तारूढ़ होता है तब समाज में वर्गों का विभाजन नहीं होता है। देखिए, जब खूनी क्रांति होती है या पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध जब संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के बाद में जब साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, तो उस पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के बीच में जो एक ट्रांजिशनल समय होता है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जो संक्रमणकालीन जो व्यवस्था है, उसको वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की व्यवस्था कहते हैं। तो मार्क्स ये कहते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व आता है और शासन की बागडोर उसके हाथ में होती है, तो वो इस मिथ्या चेतना को दूर करते हैं कि जिससे धीरे धीरे जो है पूंजीपति व्यवस्था के कारण जो मिथ्या चेतना फैली हुई है जनमानस में, वो मिथ्या चेतना दूर जा सके। और वो केवल दूर कब जाती है, सर्वहारा वर्ग जो है वर्ग चेतना वहाँ पर उसके लिए कोशिश करता है, क्लास कॉन्शियसनेस की जब वो कोशिश करते हैं और उस व्यवस्था को वो वर्ग विहीन राज्य विहीन व्यवस्था की स्थापना जब वो करने का प्रयास करते हैं उस दौर में, उस ट्रांजिशनल पीरियड में। तो देखिए, जहाँ पूंजीपति वर्ग या पूंजीवादी व्यवस्था में विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, उसके ठीक विपरीत कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें विचारधारा की भूमिका नील होती है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर मिथ्या चेतना की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ तो वर्ग चेतना है, वहाँ तो कोई पूंजीपति नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है शासक को। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि विचारधारा के माध्यम से जो पूंजीपति वर्ग है वो अन्य जो समुदाय होता है जिसके ऊपर वो राज करता है, वो राज करता है और केवल विचारधारा की वजह से। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि सर्वहारा वर्ग के पास कोई विचारधारा नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन ने अपनी एक पुस्तक व्हाट इज़ टू बी डन जो 1902 में प्रकाशित होती है, उसमें लेनिन बिल्कुल इसके ठीक थोड़ा सा विपरीत बात करते हैं। लेनिन ये कहते हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था के बाद में जब साम्यवादी व्यवस्था आती है, तो दोनों के बीच में जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की जो व्यवस्था है वहाँ विचारधारा की आवश्यकता होती है। लेनिन ये कहते हैं कि जैसे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, पूंजीवादी विचारधारा होती है, वैसे ही एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी होती है। तो जो पूंजीवाद के जो छोटे मोटे जो अंश जो बचे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो बड़ा जो सर्वहारा वर्ग है या जो बड़ा जो क्रांति के बाद जो वर्ग है, वो हो सकता है कि पूंजीवाद की व्यवस्था को वापस अपना ले। कहीं ऐसा नहीं हो क्रांति होने के बाद वापस जो है व्यवस्था पूंजीवाद की तरफ चली जाए। तो यहाँ पर लेनिन ठीक विपरीत बात करते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी होती है जो पर्टिकुलर केवल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के समय होती है, और वो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो वास्तव में उस व्यवस्था को एक दिशा देती है। और अगर हम इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक विचार तो रखना पड़ेगा, उसके लिए एक विचारधारा तो रखनी पड़ेगी। बिना उसके हम एक बहुत बड़े जो मास लेवल है, जो बहुत बड़ा जो जन समुदाय है, उसको हम कैसे दिशा देंगे। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों की जो बात है विचारधारा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और निष्कर्ष हम ये प्राप्त करते हैं कि मूल जो लक्ष्य है
कार्ल मार्क्स का चाहे लेनिन का, उनका लक्ष्य है कि जो समाज में पूंजीवाद के कारण जो बुराइयां आती है और पूंजीवाद के कारण जो समाज का जो शोषण होता है, उस शोषण से समाज को बचाना है, यानी उस शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी है। और इसके लिए विचारधारा एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो देखिए, जब हम कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जब हम अध्ययन करते हैं, कार्ल मार्क्स को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस विचारधारा के चश्मे को पहनना पड़ेगा। हमें इस विचारधारा के रोल को समझना होगा कि विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था में क्या रोल प्ले करती है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसमें विचारधारा की क्या भूमिका है, और उसके बाद जो साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है उसमें आइडियोलॉजी की या विचारधारा की क्या भूमिका होती है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों का विचारधारा के विशेष संदर्भ में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। धन्यवाद।